भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स। एक ऐसी कंपनी जो कभी भारत की टेक प्राइड थी, लेकिन असलियत में वो बनी थी झूठ, फर्जी एम्प्लॉय और घोस्ट मनी के जाल पर। और इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड एक ही आदमी, रामलिंगा राजू, जिसे कभी विजनरी एंटरप्रेन्योर कहा गया। उसने कागज पे ऐसे प्रॉफिट बनाए जो हकीकत में कभी थे ही नहीं। बैंक अकाउंट में दिखाई गई रकम पूरी तरह से फर्जी था, यहाँ तक कि कई एम्प्लॉयज तो मौजूद ही नहीं थे। और फिर एक दिन एक ईमेल ने सब कुछ बदल दिया, जब राजू ने खुद माना, हाँ मैंने झूठ बोला। और फिर 14,000 करोड़ का बुलबुला एक ही दिन में फूट गया। सत्यम, जिसका मतलब सच्चाई था, अब बन गया था भारत के कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा झूठ। अब सवाल ये है कि क्या एक आदमी का लालच वाकई पूरे सिस्टम से बड़ा हो सकता है? यह है उस घोटाले की कहानी जिसने भारत के हर इन्वेस्टर, हर एम्प्लॉय और हर सपने को हिला कर रख दिया। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ अनकवरिंग द हिडन ट्रूथ बिहाइंड इंडियन पॉलिटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे बिजनेस का विजनरी कहा जाता था। नाम था रामलिंगा राजू। उसने 1987 में 20 लोगों के साथ एक छोटी सी आईटी कंपनी स्टार्ट की, सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कंपनी भारत की टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख देगी। पर जैसा कहते हैं कि एम्बिशन और ग्रीड का फर्क बहुत ही पतला होता है, और राजू इसी फर्क को पार कर गए। 90s का दौर था, इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन बस शुरू ही हुआ था। पूरी दुनिया को अचानक एहसास हुआ कि सॉफ्टवेयर ही आने वाले वक्त का फ्यूचर है। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े कॉर्पोरेशन अपनी आईटी सर्विसेज आउटसोर्स करने लगे, और तभी भारत ने इस मौके को पकड़ लिया। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे नाम उभरने लगे, और इसी वेव्स को पकड़ने मैदान में उतरी एक नई कंपनी, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। रामलिंगा राजू ने 1987 में इसे महज 20 एम्प्लॉइयों के साथ शुरू किया, लेकिन उनकी एम्बिशन बहुत बड़ी थी। उन्होंने भारत के छोटे शहर हैदराबाद से शुरू होकर ग्लोबल सिटीज को टारगेट किया, और कुछ ही सालों में सत्यम बन गई इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी फर्म। साल था 1991 जब कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखा। ये वो वक्त था जब पूरे भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की हवा चल रही थी, और सत्यम उस बदलाव का चेहरा बन गई। हर साल नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए इंटरनेशनल ऑफिसेस और हजारों एम्प्लॉइज जुड़ते गए। सत्यम अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, बल्कि भारत के लिए सिंबल ऑफ सक्सेस बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो नीचे गिरने की आवाज भी उतनी ही जोरदार होती है। सत्यम के लिए वो गिरावट बस आने ही वाली थी। अब साल था 2000, पूरी दुनिया एक नए मिलेनियम में कदम रख रही थी, लेकिन इस एक्साइटमेंट के बीच एक डर भी फैल गया था, जिसका नाम था Y2K वायरस। डर ये था कि जैसे ही 1999 से 2000 का साल बदलेगा, कंप्यूटर सिस्टम अपने 00 साल को पहचान नहीं पाएंगे और सारे डाटा क्रैश हो जाएंगे। बैंकों से लेकर एयरलाइंस तक हर जगह अफरा तफरी मच गई। अमेरिका और यूरोप को समझ में नहीं आ रहा था कि इस डिजिटल क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। तभी एक आवाज गुंजी, कॉल द इंडियंस, क्योंकि भारतीय इंजीनियर सस्ते भी थे और तेज भी। और यहीं से भारत की आईटी कंपनियों का सुनहरा दौर चालू हुआ। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल के साथ साथ सत्यम कंप्यूटर को भी हजारों नए प्रोडक्ट्स मिलने लगे। रातों रात उनके एम्प्लॉय की गिनती बढ़ने लगी, रेवेन्यू आसमान छूने लगा, और सत्यम का नाम अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली में भी गूंजने लगा। रामलिंगा राजू अब सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं, बल्कि इंडियन आईटी रेवोल्यूशन का चेहरा बन चुके थे। लेकिन इस तेज रफ्तार सफलता के पीछे एक सच्चाई छुपी थी, एक ऐसा झूठ जो धीरे धीरे साम्राज्य को निगलने वाला था। इस दौर में राजू का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, प्रॉफिट आसमान छू रहे थे, कंपनी का रेवेन्यू 2001 तक $1 बिलियन पहुंच गया। अब सत्यम न सिर्फ भारत में बल्कि न्यूयॉर्क, डाउ जोन्स और यूरो नेक्स्ट जैसे इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो चुकी थी। सब सोच रहे थे कि ये भारत का नेक्स्ट इन्फोसिस है। जहां 2003 में सत्यम का शेयर सिर्फ 8 रुपए का था, वहीं 2008 आते आते वही स्टॉक 526 रुपए तक पहुंच गया। मीडिया ने आइकॉन बनाकर पेश कर रही थी सत्यम सक्सेस की कहानी, लेकिन कहानी का दूसरा पन्ना कोई नहीं देख पा रहा था। और 2008 तक सत्यम देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और फिर सत्यम। हर बड़े शहर में उसके ऑफिस खुल चुके थे, हजारों इंजीनियर इसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन अंदर कुछ और ही पक रहा था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री का भरोसा तोड़ने वाला था। अब जैसे जैसे सत्यम की ग्रोथ आसमान छूने लगी, रामलिंगा के अंदर एक नया डर घर करने लगा। अगर कल आईटी की डिमांड घट गई तो वो जानता था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है और मार्जिन कम हो रहे हैं। उन्हें लगा कि सिर्फ आईटी पे टिके रहना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए काफी नहीं होगा, और तभी उन्होंने अपनी कंपनी का रुख मोड़ दिया रियल एस्टेट की तरफ। उस वक्त जमीन की कीमतें हर महीने बढ़ रही थी, शहरों का विस्तार हो रहा था और हर बिजनेसमैन की नजर जमीन पर थी। राजू ने सोचा कि अगर सत्यम की कमाई से जमीन में निवेश कर लूं तो भविष्य सिक्योर हो जाएगा। लेकिन असली खेल यहीं शुरू हुआ। भारत सरकार ने उस वक्त एक रूल बनाया था कि कोई भी कंपनी 58 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं खरीद सकती।
राजू जानता था कि सीधे सीधे खरीदना नामुमकिन है, तो उसने बनाया एक मास्टर प्लान। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और एम्प्लॉय के नाम पर 365 से ज्यादा सेल कंपनीज रजिस्टर कराई। लेकिन ये कंपनियां सिर्फ कागज पर थी, ना इनके ऑफिस थे, ना स्टाफ, ना कोई बिजनेस। लेकिन इन्हीं के जरिए खरीदी गई सैकड़ों एकड़ की जमीन, जिनमें अरबों रुपए का खेल छिपा हुआ था। सत्यम के पैसे धीरे धीरे नकली कंपनियों में बहने लगे और किसी को भनक तक नहीं लगी। राजू अब सिर्फ एक सीईओ नहीं रहा, वो बन चुके थे एक नेटवर्क के लीडर, जहाँ हर ट्रांजेक्शन के पीछे छुपा था एक झूठ। और यही झूठ आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट भूकंप बनने वाला था। राजू ने सेल कंपनियों के जरिए जमीन खरीदना एक तरह शॉर्ट टर्म मैजिक ट्रिक बना लिया था। असल योजना यह थी, सत्यम की बुक्स में जहाँ गैस बन रहे थे, उन्हें उस रियल एस्टेट से भरा जाएगा, जो बाद में उन सेल कंपनी से बेचकर वापस आएगा। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में नकली एसेट दिखे, इन्वेस्टर खुश रहे और असली कैश फ्लो का इंतजार कुछ सालों तक पीछे धकेल दिया जाए। पर जानदार बात यह थी कि यह सेल कभी गारंटेड ही नहीं था। जमीन बेचना आसान नहीं था और यदि प्रॉपर्टी बिकती तो भी डिले हो सकता था। इसलिए राजू को हर महीने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक और स्तर पर झूठ गढ़ना पड़ा, ताकि इन्वेस्टर और मार्केट्स को लगे कि सब ठीक चल रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ समय खरीद रहे थे। फिर आया असली धोखा, अकाउंटिंग का गेम। राजू ने सत्यम के MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में खुद की एक सुपर यूजर आईडी बना दी। उसी आईडी से पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया, फेक इनवॉइस जनरेट हुए, नकली बैंक एंट्रीज डाली गई, रिसीवेबल्स को इन्फ्लेट किया गया और फैंटम क्लाइंट पैदा किया गया। कई जगहों पर बैंक कन्फर्मेशन भी फर्जी कर दी गई, यानी कागज पर पैसा था लेकिन बैंक अकाउंट सूने पड़े थे। हर महीना एक नया प्रॉफिट फिगर दिखाया गया, हायर एंड हायर, ताकि शेयर प्राइस सुपर बना रहे और कोई सवाल न उठाए। जो नंबर स्क्रीन पर चमकते थे वो सिर्फ स्नोफ्लैक्स की तरह नाजुक थे, बाहरी दुनिया में मजबूत दिखते, पर एक हल्की सी हवा, एक ऑडिट क्यूरी या एक इन्वेस्टर की शक उसे उड़ा सकती थी। अब इतने में तो राजू कहाँ मानता। राजू ने लगभग 13,000 घोस्ट एम्प्लॉइज बना दिए। हर महीने उनकी सैलरी लगभग 20 करोड़ की आती थी। वो सैलरी सीधे उस अकाउंट में जाती थी जो उनके या उनके परिवार वालों के कंट्रोल में थे। ये पैसे सत्यम के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरह से फर्जी थे। सत्यम के अकाउंट में जितना पैसा बताया गया, असल में उसका सिर्फ 94% ही मौजूद था। वो पूरी फाइनेंशियल मशीनरी, ऑडिटर से लेकर इंटरनल सिस्टम, सब कुछ राजू के कंट्रोल में था। फिर आया साल 2008, जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन से हिल गई, रियल एस्टेट क्रैश हो गया, जमीन की कीमतें गिर गईं और वहीं टूट गया राजू का पूरा प्लान। उसका सोचना था कि जमीन बेचकर वो नकली बैलेंस शीट को असली बना देगा, लेकिन अब बायर्स ही गायब हो गए थे, पैसा नहीं आया और फ्रॉड को छुपाना लगभग नामुमकिन हो गया। हर तरफ से सवाल उठने लगे और सत्यम का बुलबुला बस फूटने ही वाला था। दबाव बढ़ा तो राजू ने एक नया दाव चला। उसने कंपनी के बोर्ड में एक प्रपोजल रखा कि सत्यम अब माइथस प्रॉपर्टीज और माइथस इंफ्रा को $1.6 बिलियन में खरीदेगी। सुनने में ये एक बड़ी बिजनेस एक्सपेंशन डील लग रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये दोनों कंपनी राजू के अपने परिवार की थी, मतलब कंपनी का पैसा वापस उसी के घर जा रहा था। लेकिन इस बार चाल उल्टी पड़ गई। बोर्ड मीटिंग में हंगामा मच गया। शेयर होल्डर्स ने विरोध किया, सवाल उठाया, हम IT कंपनी है, रियल एस्टेट में क्यों जा रहे हैं। डील वहीं रुक गई और मीडिया में खबरें फैलने लगी कि सत्यम के अंदर कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। इन्वेस्टर घबरा गए, शेयर्स गिरने लगे और डर मार्केट में सबसे खतरनाक वायरस होता है। जिस कंपनी ने भरोसे पर एम्पायर खड़ा किया था, अब वही भरोसा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। थोड़े ही दिनों बाद वर्ल्ड बैंक ने सत्यम को 8 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब रामलिंगा राजू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हर तरफ से दीवारें टूट रही थी। बोर्ड के डायरेक्टर्स एक एक करके इस्तीफा दे रहे थे। मीडिया रोज नए सबूत पेश कर रही थी और इन्वेस्टर अपनी रकम बचाने के लिए बेताब थे। सत्यम का नाम, जो कभी सफलता का प्रतीक था, अब धोखे का पर्याय बन चुका था। राजू जानता था कि अब झूठ को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखा जा सकता। और फिर आया वो दिन, 7 जनवरी 2009। सुबह कंपनी के बोर्ड में एक ईमेल पहुंचा, रामलिंगा राजू का कॉन्फिडेंशियल लेटर। उस चिट्ठी ने पूरे देश को हिला दिया। उस चिट्ठी में लिखा था, हर महीने हमें इल्यूजन को जिंदा रखने के लिए नए झूठ बोलने पड़े। अब ये इल्यूजन इतना बड़ा हो चुका है कि इसे संभालना नामुमकिन है। और बस उसी ईमेल के साथ भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम सामने आया। 14,000 करोड़ रुपए का झूठ जो सालों तक सच बनकर जीता रहा, अब सबके सामने नंगा खड़ा था। राजू का सत्यम, जिसका मतलब था ट्रूथ, उसी दिन भारत का सबसे बड़ा झूठ बन गया। राजू का लेटर पब्लिक होते ही शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। सिर्फ 2 दिनों में सत्यम का शेयर 526 रुपए से गिरकर 6.5 रुपए पे आ गया। इन्वेस्टर्स के 14,000 करोड़ एक झटके में डूब गए। वो लोग जिन्हें भरोसा था सत्यम सच्चाई का प्रतीक है, उनके लिए यह नाम अब धोखा बन गया। राजू की गिरफ्तारी हुई, सीबीआई ने केस संभाला। राजू और 10 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का मामला दर्ज किया गया। ऑफिसेस पर रेड हुई, अकाउंट सीज हुए, लेकिन लाखों इन्वेस्टर तबाह हो चुके थे। सरकार को डर था कि अगर कंपनी गिर गई तो 40,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने तुरंत कदम उठाए, नया बोर्ड बनाया ताकि कोई और कंपनी से टेक ओवर ना कर सके। भारत की पूरी IT कंपनी अपनी साख बचाने में जुट पड़ी। 13 अप्रैल 2009 को टेक महिंद्रा ने नीलामी में सत्यम को खरीद लिया। अब सत्यम का नया नाम पड़ा महिंद्रा सत्यम। धीरे धीरे कंपनी की साख फिर बनी, लेकिन अब सत्यम का नाम साफ नहीं हो सकता था। वो हमेशा के लिए एक सबक बन गया। 2015 में ये केस आखिरकार कोर्ट तक पहुंचा। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने रामलिंगा राजू
और 10 साथियों को 7 साल की जेल और 5 करोड़ जुर्माना लगाया। देश ने राहत की सांस ली, न्याय हुआ, लेकिन कई लोगों के लिए सजा बहुत ही छोटी थी। सिर्फ 1 महीने बाद राजू को जमानत मिल गई। ये खबर उन इन्वेस्टर के लिए एक और झटका था जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। कई रिटायर्ड एम्प्लॉय, छोटे बिजनेसमैन और मिडिल क्लास फैमिली इस स्कैम से तबाह हो गए और अपराधी फिर से आजाद था। लेकिन इस पूरी कहानी ने भारत को एक नया सबक दिया कि सिर्फ ग्लासी रिपोर्ट और बड़ी कमाई देखकर किसी भी कंपनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से बड़ा कोई इनोवेशन नहीं होता और जब ग्रिड बढ़ जाए तो एक इंडस्ट्री का भरोसा भी खत्म हो जाता है। अगर गौर से देखो तो सत्यम स्कैम सिर्फ एक आदमी का अपराध नहीं था, ये सिस्टम की नाकामी भी थी। ऑडिटर्स, बोर्ड्स, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स सभी सोए हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हो जाना और किसी अथॉरिटी को पता तक न होना अपने आप में बहुत ही अजीब सी बात है। धोखा तब होता है जब लोग भरोसा छोड़कर सिर्फ प्रॉफिट देखने लगते हैं। रामलिंगा राजू अब बिजनेस की दुनिया से दूर है, लेकिन उनका खेल अब भी MBA के स्टडीज, बोर्ड रूम्स और डॉक्यूमेंट्रीज में जिंदा है। हर कोई सीखता है कैसे सक्सेस विदाउट एथिक्स आखिरकार खुद को खा जाती है। दोस्तों, ये था हमारे सीरीज का तीसरा वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में किस स्कैम के बारे में जानना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।